Hello everyone, welcome to Law Study channel on YouTube. I am Priya. In today's class, we will study Indian Contract Act 1872. सबसे पहले हम भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां से कहां तक सेक्शन का पूरा रेंज है, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया, इसकी जानकारी हम लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 5 सितंबर 1872। भारतीय संविधा अधिनियम 5 सितंबर 1872 को फोर्स में आया था। Many years before our independence, ये हमारी स्वतंत्रता के काफी या कई सालों पहले आ गया था। So this legislation या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was made by the Britishers। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया। ये जो एक्ट है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर होल ऑफ इंडिया पर लागू है। ये एक्ट तब आया जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे शासन करते थे। इसमें टोटल 266 सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 75 में जनरल प्रोविजंस की बात की गई है। 76 से 123 में सेल्स एंड गुड्स को डिफाइन किया गया है, जिसे हटाकर एक सेपरेट लेजिस्लेशन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया है। देन 124 से 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात करता है। 148 से 181 बेलमेंट एंड प्लेस की बात करता है। 182 से 238 एजेंसी की बात करता है। देन 239 से 266 पार्टनरशिप की बात करता है, जिसे हटाकर एक सेपरेट लेजिस्लेशन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया है। देन हम इसे चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। 76 से 123 जिसमें सेल्स एंड गुड्स को डिफाइन किया गया है और इसे हटाकर एक सेपरेट लेजिस्लेशन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया है। इसमें 239 से 266 में पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसे हटाकर एक सेपरेट लेजिस्लेशन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया। देन हम सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्तावना क्या होती है, एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम प्रपोजल की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज प्रपोजल? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a proposal. When जब one person अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाइज करता है टू अनदर पर्सन टू डू और टू abstain from doing, कुछ करने के लिए और कुछ न करने के लिए अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन को, और उस पर उसकी क्या लेता है, असेंट लेता है उसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रपोजल रखा कि मेरी कार की की खो गई है, इफ यू कैन फाइंड इट आई विल गिव यू 2000 रुपए। और यदि अनदर पर्सन या दूसरा व्यक्ति इस प्रपोजल पर अपनी रजामंदी या एसेंट देता है, तब ये एक प्रपोजल बनता है कि सॉरी, कार की जो की है वो खो गई है, इफ यू कैन फाइंड इट, अगर आप इसे ढूंढ कर लाते हैं, आई विल गिव यू 2000 रुपए, तो मैं आपको क्या दूंगा, 2000 रुपए दूंगा। आपने ये प्रपोजल रखा, अगर सामने वाला व्यक्ति इस पर अपनी एसेंट दिखाता है, अपनी रजामंदी देता है, तो कहा जा सकता है कि प्रपोजल बन गया। देन हम देखते हैं व्हाट इज एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट क्या है। मीटिंग ऑफ टू माइंड्स ऑन द सेम पॉइंट इन द सेम सेंस, कि टू माइंड्स का मिलना ऑन द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर, सेम ही पॉइंट पर क्या, टू माइंड्स का मिलना इन द सेम सेंस, यानी सेम समान भावना में एक ही बिंदु पर दो मस्तिष्क का मिलना है। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर एक वचन और हर वचनों का हर एक स्वर्ग, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो, इज एन एग्रीमेंट, वह क्या करार है। मैंने जैसे कहा आपसे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपकी कार की जो की है वो खो गई है, और अगर वो आपको कोई ढूंढ कर ला के देता है, फाइंड करके ला के देता है, तो आप उसे 2000 रुपए देंगे, तो आपको क्या है, आपकी कार की मिल जाएगी और उसे 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो मतलब दोनों साइड से क्या है, कंसिडरेशन एड है, दोनों में क्या है, प्रतिफल है, और जहाँ प्रतिफल एड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन एड किया जाता है तो वह क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविधा क्या है। प्रपोजल हमने देख लिया कि प्रपोजल क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2 के क्लॉज एच में डिफाइन है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वह करार जो विधिक तक परिवर्तनीय हो, संविधाएं, कि वह एग्रीमेंट जिसे लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके, वह कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपसे कहा कि अगर आप 10th में 95 से अबव परसेंटेज लाते हैं तो वो आपको एक बाइक दिलाएंगे, और आपने मान लो आपने 95 परसेंटेज भी ले आए, उसके बाद भी आपको पापा ने क्या नहीं दिलवाई, बाइक नहीं दिलवाई, तो आप रिलेटेड मुकदमा कर सकते हैं, फाइल सूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वह करार जो क्या हो, विधि द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके या लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके, वह कॉन्ट्रैक्ट है। सो वी कैन से कि जो एग्रीमेंट लॉ में लाया जा सके, जिसे लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके, वो कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। एंड देन प्रपोजल में कम से कम 2 पार्टीज होती है। फर्स्ट, जो प्रपोजल रखता है या प्रस्ताव करता है वह प्रोमिसर कहलाता है, एंड देन जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है
प्रपोजल पर अपनी एसेंट देता है या इसे एक्सेप्ट करता है, कॉल्ड ए प्रॉमिसिंग, तो प्रॉमिस ही कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रॉमिसी द्वारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है, तब कहा जा सकता है कि ये प्रॉमिस बन चुका है। एंड जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया जाता है तब वो एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट को लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जाए या इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तब वह एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो सेक्शन 2 क्लॉज के एच में डिफाइन किया गया है। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।